गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा न्यू चैप्टर विधायिका या व्यवस्थापिका जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपको पता है कि सरकार जो है उसके 3 अंग होते हैं। ये जो 3 अंग हैं ये है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के बारे में हमने पिछला जो चैप्टर है उसके अंदर अध्ययन कर लिया था। आज मैं आपको व्यवस्थापिका के बारे में बताऊंगी। देखिए, व्यवस्थापिका जो है इसको केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। केंद्र के अंदर व्यवस्थापिका जो है वो कहलाती है संसद, और ये संसद जो होती है ये 2 सदनों से मिलकर के बनती है, लोकसभा और राज्यसभा। साथ ही साथ जो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग होता है, अभिन्न अंग। तो अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद का निर्माण किससे होता है, तो केवल आप दोनों सदनों के नाम नहीं लिखेंगे, आपको ये भी बताना है कि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। ठीक है। जो मेन काम है व्यवस्थापिका का वो होता है कानूनों का निर्माण करना। जो भी कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों का निर्माण जो है वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। अब देखो, संसद की आवश्यकता क्या है। विधायिका या व्यवस्थापिका जो है वो सरकार का वो अंग होता है जो कि कानून जो है उनका निर्माण करता है। लोकतंत्र को अगर आपको सच्चे अर्थों में सफल बनाना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वास्तविक प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाली विधायिका जैसी जो संस्थाएं हैं, क्योंकि विधायिका में आपको पता है जब संसद का सत्र वगैरह चलता है, आपने देखा होगा कभी लोकसभा राज्यसभा चलते हुए, कि उसके अंदर किसी भी विषय जो है उस पर वाद विवाद होता है। एक प्रकार से एक लोकतांत्रिक और एक खुला मंच है बातचीत करने का संसद, जहां पर किसी भी विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है, उस पर वाद विवाद किया जाता है और उसके बाद में ही कोई भी विधेयक जो होता है वो कानून बनता है। तो कहने का तात्पर्य ये एक लोकतांत्रिक और एक खुला मंच है जहां पर आपस में बहस या वाद विवाद किया जा सकता है। ठीक है। व्यवस्थापिका जो है वही क्या करती है, सरकार का चयन करती है और उसको बर्खास्त करने का जो कार्य है वो भी व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। तो इन कुछ पॉइंटों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि संसद जो है वो एक आवश्यक अंग है सरकार का। ठीक है। अब देखो, कई जगह पर कई बार ऐसा माना जाता है कि संसद जो है उनके 2 सदनों की क्या आवश्यकता थी, एक ही सदन भी तो हो सकता था। जैसे कई राज्य जो हैं उनके अंदर विधानमंडल का केवल एक ही सदन है, विधानसभा। तो कई बार ये प्रश्न उपस्थित होता है कि संसद के 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है। तो भारत में अगर अपन देखेंगे तो विधायिका जो है या व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है और राज्य की जो विधायिका है उसको विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। अगर अपन भारत की जो विधायिका में मतलब अगर अपन देखें, हमारी संसद जो है उसके अंदर 2 सदन जो है उनको स्थापित किया गया है, इसलिए इसको कहते हैं द्विसदनात्मक विधायिका, है ना, 2 सदनों की विधायिका। अब ये 2 सदनों की आवश्यकता क्या थी, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट, भारत को अगर आप देखें तो भारत जो है वो बहुत अधिक विविधताओं से भरा हुआ देश है और द्विसदनात्मक विधायिका होने से क्या होता है, समाज के सभी जो वर्ग हैं या जो देश के सभी भाग जो हैं उनके लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इतनी विशाल आबादी है, इतनी विविधताएं हैं, तो अगर केवल एक ही सदन होगा तो बहुत कम लोग जो हैं उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त हो पाएगा। नेक्स्ट, 2 सदन होने से क्या होता है, जल्दीबाजी के अंदर कोई निर्णय नहीं लिया जाता। जैसे मान लीजिए किसी एक सदन ने कोई निर्णय लिया, फिर निर्णय लेने के बाद में या पारित होने के बाद में वो प्रस्ताव जो होता है वो दूसरे सदन में विचार के लिए भेजा जाता है, फिर दूसरा सदन जो होता है वो भी उस पर विस्तृत चर्चा करता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए प्रथम सदन के माध्यम से पारित किए जाने पर कोई त्रुटि या कोई कमी रह गई है, तो जब वो दूसरे सदन में जाता है तो उस त्रुटि को या कमी जो है उसको दूर किया जा सकता है या सुधारा जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से 2 सदन जो हैं वो आवश्यक होते हैं। अब देखो, अब हम संसद के जो ये सदन है
इनके बारे में अलग से विचार करेंगे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके 12th में भी है पूरा। इसलिए सबसे फर्स्ट संसद जो है, उनके 2 सदनों में सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा, देखो राज्यसभा जो है उसको संसद का उच्च सदन या फिर द्वितीय सदन, उच्च सदन या फिर द्वितीय सदन कहा जाता है। इसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं होता है, बल्कि राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। राज्यों की विधान सभाओं के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों द्वारा इनका चुनाव होता है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। संविधान का जो अनुच्छेद है 80 और ब्रैकेट में 1, इसके अनुसार राज्यसभा का जो गठन है उसमें जो अधिकतम इनकी सदस्य संख्या है वो 250 हो सकती है, अधिकतम। इसका मैं एक चार्ट आपको बनवा दूंगी। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। इन 250 के अंदर से जो 12 सदस्य होते हैं वो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और मनोनीत किनको करता है? उन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आदि के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव जो है वो प्राप्त होता है। ऐसे 12 लोग जो हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। देखो इसका एक पूरा एक अच्छा चार्ट है इसका, जो मैं आप लोगों को बनवा देती हूँ अभी। इस चार्ट को आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि इस चार्ट के थ्रू आप इसका पूरा गठन जो है उसको बहुत इजीली समझ जाएंगे। क्योंकि बुक के अंदर अगर इसको बहुत वैसे दे रखा है, बड़ा बुक में इसको पैराग्राफ वाइज दे रखा है तो वो आपको इतना क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इसको आप डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तो ये इजी गोइंग आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम है वो आप बना लीजिए। ये राज्यसभा अधिकतम संख्या 250 और वर्तमान संख्या 245। इसमें भी इन 250 सदस्यों में जो मनोनीत होते हैं वो होते हैं 12, और जो निर्वाचित होते हैं वो होते हैं 238। ये जो निर्वाचित सदस्य हैं इनमें राज्यों से 234 मेंबर्स आते हैं, और जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ से 4 सदस्य आते हैं। और वर्तमान जो संख्या है इसके अकॉर्डिंग अगर अपन चलते हैं तो मनोनीत तो वही है 12, और जो निर्वाचित हैं उनकी सदस्य संख्या है 233। ये जो निर्वाचित सदस्य हैं ये राज्यों से 229, और जो यूनियन टेरिटरी हैं उनसे 4, और 4 में भी जो आपकी दिल्ली है, दिल्ली से 3, और पुदुचेरी इससे 1। तो समझ में आ रहा होगा, दिल्ली से 3 है और पुदुचेरी से 1 सदस्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये राज्यसभा जो है उसका पूरा गठन है। एक बार दोबारा समझा देती हूँ। राज्यसभा के अंदर अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। इन 250 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इन 238 सदस्यों में राज्यों से आते हैं 234 मेंबर्स, और 4 जो आते हैं वो आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश से।
और वर्तमान की अगर अपन बात करें तो 245 मेंबर्स हैं टोटल, मनोनीत 12 है, निर्वाचित 233 है। इन निर्वाचित में राज्यों से आते हैं 229 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 4, जिनमें दिल्ली से 3 और पुदुचेरी से 1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका गठन है राज्यसभा का। बाकी इसका जो कार्यकाल वगैरह है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।